नमस्ते, मेरा नाम ईशा है और मैं रेड टू ग्रीन डॉट ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम होता क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। मैं जानती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी जो ये वीडियो देख रहे हों प्रॉब्ली वो जानते होंगे कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है। बट ऐसे भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो शायद इस एग्ज़ाम को पहली बार देना चाहते हों या सोच रहे हों देने के बारे में या फिर ऑलरेडी दे चुके हों पर उन्हें शायद पूरी तरह जानकारी ना हो। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ़ एक ओवरव्यू जैसा प्रेज़ेंटेशन है, वीडियो है जिसमें कि हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है और आपको किस तरह से तैयारी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम होता क्या है? ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम है और इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज विच इज़ कॉल्ड एज एनटीपीसी उनके ऊपर ये एग्ज़ाम होता है। नॉन टेक्निकल मतलब इसमें कोई भी टेक्निकल कैटेगरी जैसे आपको पर्टिकुलरली इंजीनियर होना चाहिए, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सारी कैटेगरीज नहीं आती हैं। एनटीपीसी के अंदर विच इज़ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज 2 ग्रेड्स होते हैं, 2 तरह की वैकेंसीज होती हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ये एग्ज़ाम जो होता है हम ग्रेड ए और ग्रेड बी पर अभी आएँगे आगे, पर ये जो एग्ज़ाम होता है ये 2 स्टेजेस में किया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 2016 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। तो ये स्टेज 1 में होता है और स्टेज 2 में होता है। स्टेज 1 सबके लिए कॉमन होती है। जैसे मैंने बताया 2016 से ये कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट पे हो गया है, वैसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है मोर ओवर। तो जब हम बात करते हैं इसमें कौन-कौन सी वैकेंसीज़ होती हैं, तो जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसमें सारे स्टेट्स ज़्यादातर स्टेट्स में, हर स्टेट में हर बार वैकेंसी नहीं निकलती है, पर ज़्यादातर स्टेट्स में काफ़ी सारी अलग-अलग तरह की वैकेंसीज़ निकलती हैं। कुछ उनमें से ग्रेड ए में लाया करती हैं, कुछ उनमें ग्रेड बी में लाया करती हैं। ग्रेड ए की जो वैकेंसीज़ होती हैं, उसमें आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 12th पास होनी चाहिए और आपका जो एज क्राइटेरिया उसके अंदर आता है, वो 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। दैट इज़ कि आप 18 से उम्र में बड़े होने चाहिए, 18 या उससे बड़े होने चाहिए और आपकी उम्र 30 से कम होनी चाहिए जब आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कौन-कौन सी पोस्ट्स आती हैं। इसमें 4-5 तरह की हैं अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ये जो इनकी इनिशियल पे है, ये 7th पे कमीशन जो है उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड है। सो सारी लेवल 2 की जो इसमें पोजीशंस हैं, ये नंबर ऑफ पोजीशंस नहीं है। जो सेकंड कॉलम है दैट इज ओनली कि ये किस लेवल की पोजीशन है। तो दूसरे लेवल की पोजीशन है ये, इसलिए इसका पे ग्रेड जो आपका इनिशियल पे रहेगा मंथली वो 19,900 है, 19,900। ग्रेड 3 की जब आप लेवल 3 की जब आप पोजीशन के लिए अप्लाई अगर करते हैं दैट इज जैसे यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो 21,700 आपका इनिशियल पे ग्रेड रहेगा। इसी तरह से हमारे ग्रेड भी आएंगे। इनकी जो नंबर ऑफ पोजीशंस रहेंगी वो अलग-अलग रहेंगी, वो ज़्यादा रहेंगी। ये सिर्फ एक पोजीशन का क्या आपका ग्रेड है, क्या लेवल है और क्या पे है वो बता रहा है। इस ग्रेड ए के अंदर रफली 10,000 वैकेंसीज अभी 2019 के नोटिफिकेशन में आई हुई है। 2019 का एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो अभी तक सरकार ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाई है क्योंकि कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जिसके पास इतना इक्विपमेंट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो नहीं मिल पाया है। लेकिन वो प्रोसेस जारी है और जून में ही उसका इवैल्यूएशन भी होना है जो उन्होंने टेंडर निकाला हुआ है। तो उम्मीद है कि इस साल के अंत से पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी तक जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन था उसमें रफली 10,000 पोजीशंस के आसपास में ग्रेड ए के अंदर हैं, अलग-अलग स्टेट्स में डिवाइडेड, अलग-अलग आरबीज के अंदर डिवाइडेड है वो। ग्रेड बी, तो ये थोड़ा ऊपर का ग्रेड हो जाता है ग्रेड ए से। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो बढ़ के 30 इयर्स की जगह 33 हो जाती है। मिनिमम एज 18 ही है जैसे ग्रेड ए में है, मैक्सिमम एज आपकी 33 हो जाती है और इसमें आपको एक यूनिवर्सिटी डिग्री एज मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। दैट इज कि आपका अंडर ग्रेजुएशन हो रखा होना चाहिए जब आप ये एग्जाम दे रहे होते हो।
सो 12th के बाद आपने कोई ना कोई ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ होना चाहिए। जो अभी हमें सामने दिख रहे हैं ये अगेन जो टाइप्स ऑफ पोजीशंस हैं कि क्या उनका नाम होता है, उसका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग क्या लेवल है और उसका इनिशियल पे क्या है। सो जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट है उसका लेवल 4 है और उसका इनिशियल जो पेमेंट है जो आपको मंथली पगार मिलेगी वो 25,500 रुपए से शुरुआत है। लेवल 5 और 6 में जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है उसी तरह से आपका इनिशियल पे भी बढ़ता जाएगा, बट इतना आसान नहीं होता। इन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है उसी तरह से डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ती जाती है। आपका जो CBT 2 आएगा वो अलग रहेगा हर लेवल के लिए। इस साल में दैट इज कि 2019 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें रफली 25,000 पोजीशंस हैं ग्रेड बी में, सॉरी ग्रेड ए नहीं, ग्रेड बी के अंदर, और ये डिवाइडेड हैं अक्रॉस अलग अलग स्टेट्स। अभी यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो स्टेज 1 का एग्जाम होता है विच इज CBT 1, जो कि जो भी अप्लाई करता है RRB के लिए उसे ये स्टेज तो क्लियर करनी ही पड़ती है। ये कॉमन एंट्रेंस है सबके लिए, सारी पोजीशन सारे लेवल्स के लिए। सो CBT 1 का पैटर्न क्या है, उसमें अगर आप देखोगे तो 3 डिविजन्स हैं पेपर के अंदर। 90 मिनट का पेपर होता है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर रहता है। 100 सवाल आते हैं जिसमें कि 30 सवाल होंगे मैथ्स के, 30 होंगे जनरल इंटेलिजेंस के और 40 सवाल होंगे जनरल अवेयरनेस के। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इज जहाँ पे आप लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह की चीजें कर रहे होते हो। मैथ्स तो मैथ्स होती ही है जिसमें अलग अलग अपने टॉपिक्स हैं। मैं उन सब की डिटेल में अभी यहाँ नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि आप नोटिफिकेशन अगर एक बार पढ़ चुके हो या पढ़ोगे तो आपको एनी विच वेज पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें डिटेल में टॉपिक्स दिए हुए हैं। हम अपने आगे के जो वीडियोज हैं उनमें उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, यहाँ हम नहीं कवर कर रहे हैं। 100 सवालों का ये पेपर होता है जिसमें 100 नंबर होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, सो हर गलत आंसर पे आपका 1/3 नंबर कट जाता है। दैट इज कि 33% मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो एक तरह से बेहतर होगा अगर आपको कुछ नहीं आता तो शायद आप छोड़ दें अनलेस आपको काफी श्योर हो, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें मार्क्स के लिए, पर ये सिर्फ एलिजिबिलिटी है, ये सर्टिफाई नहीं करता कि आपको लिया ही जाएगा या फिर आप क्लियर कर लोगे। तो इसमें एटलीस्ट ये मिनिमम मार्क्स की एलिजिबिलिटी है जिसमें कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उन्हें 40% लेकर ही आना है। EWS में भी 40% है, OBC का 30%, SC 30% एंड ST 25%। जो पोजीशन सिलेक्ट होती है, मतलब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जाते हैं आगे CBT 1 के, वो जो स्टेज 2 तक पहुंच पाते हैं वो नंबर 20 टाइम्स होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल 35,000 10,000 प्लस 25,000 वैकेंसीज हैं तो उनमें CBT 1 क्लियर करेंगे रफली 7 लाख बच्चे जो जाएंगे CBT 2 को अपेयर करने के लिए। फिर उसमें अगेन ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है। फिर उसके बाद आता है स्टेज 2। नाउ स्टेज 2 में जो क्वेश्चंस हैं वो डिवीजन दिया हुआ है कि ओके इस तरह आपका डिवीजन रहता है। मैथ्स में आपके 35 सवाल आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस में 35 आएंगे, जनरल अवेयरनेस में 50 आएंगे, तो ओवरऑल ये 120 क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वैसे ही बढ़ गया। CBT 1 में 100 थे, इसमें 120 हो गए हैं और टाइम ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटा ही है। पर CBT 2 का पेपर अलग अलग आता है। तो जैसे CBT 1 सबका एक ही आएगा, एक ही तरह का पेपर रहेगा सारे बच्चों के लिए। CBT 2 में आपका लेवल वाइज अलग अलग हो जाता है। जैसे आप लेवल 2 का दे रहे हो तो लेवल 2 का अलग पेपर है, लेवल 3 CPC का दे रहे हो तो उसका अलग पेपर है। तो इस तरह से पेपर अलग हो जाते हैं, वहाँ डिवीजन हो जाता है। इसमें भी जैसे स्टेज 1 का एग्जाम है दैट इज CBT 1 जो है, उसी तरह से यहाँ पर भी 1/3 आपके मार्क्स कट जाएंगे गलत आंसर पर। एलिजिबिलिटी अगर आप देखते हैं मार्क्स की, मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाने ही हैं एलिजिबल होने के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए, वो एलिजिबिलिटी परसेंटेज CBT 1 जैसा ही सेम है, इसलिए मैं उसे यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ।
ये जो मैंने आपको बताया वही जो लास्ट पॉइंट है वो यही कह रहा है कि जो CBT 2 का एग्जाम होता है वो हर लेवल के लिए, हर ग्रेड पे के लिए अलग अलग रहता है। तो अगर मान लो आपने लेवल 2 के कुछ पोजीशंस के लिए अप्लाई किया है और लेवल 3 के लिए भी अप्लाई किया है, तो आपके दो अलग अलग CBT 2 टेस्ट होंगे। ये हमारे अलग अलग टेस्ट की समरी है जो मैं आपको अभी बता रही थी कि CBT 1 तो सबके लिए कॉमन है। ये सारी जो 13 आप देख रहे हैं ये पोजीशंस हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी मिलाकर। एंड CBT 2 जो है वो लेवल 2 के सारी पोजीशंस के लिए अलग है, लेवल 3 के अलग है, लेवल 4 के अलग है। इस तरह से करके वो सेकंड स्टेज टेस्ट आपका हर पोजीशन का अलग होगा। और आपने अगर मल्टीपल अलग अलग लेवल की पोजीशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको मल्टीपल स्टेज 2 टेस्ट देना पड़ेगा। स्टेज 2 के बाद हमारा थर्ड आता है जो हर एक लेवल पे नहीं होता, जैसे ये स्किल टेस्ट जो रहता है, तो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट लेवल 2 वालों के लिए ही है पर हर पोजीशन के लिए नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लेवल 4 की एक पोजीशन के लिए है। इस तरह से थर्ड लेवल पर जब आप आ जाते हो तो सर्टेन पोजीशंस, कुछ पोजीशंस के लिए आपके लिए एक और टेस्ट हो सकता है। इसमें जो आखिरी मैं आपको बताना चाहूँगी इस एग्ज़ाम के बारे में वो ये है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हम प्रिपरेशन करने से पहले या फिर एग्ज़ाम का फॉर्म ही भर रहे हैं उसमें क्या ध्यान रखें। अभी हमने मान लो तैयारी शुरू नहीं की है पूरी तरह से और हम सिर्फ एग्ज़ाम के फॉर्म को देख रहे हैं और हमें भरना है, जो अभी इस साल का तो नहीं आया है। ऑब्वियसली आप लोगों ने भर रखा होगा जो इस एग्ज़ाम को भी देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आगे जब भी कभी आप भरें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक बार में ही सबका हो जाता है या फिर लोग एक ही अटेम्प्ट में इसको निकाल लेते हैं, तो आगे अगर आप भरते हैं तो हो सकता है इन पॉइंट्स से आपको भी कुछ मदद मिल सके। तो पहली चीज तो यही है जो एग्जाम नोटिफिकेशन में भी बहुत क्लियरली दिया हुआ होता है कि आप अगर RRB एक बार चूज कर लेते हैं, दैट इज कि आप जो भी रीजनल बोर्ड चूज कर चुके होते हैं आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप असम से दे रहे हैं तो आप असम में ही आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप वहीं के बोर्ड में जा सकते हैं, आप उसे बीच में चेंज नहीं कर सकते कि सिलेक्शन होने के बाद आपको किसी और स्टेट में जाना है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से चूज करिएगा। फिर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप किस RRB को चूज करते हैं, क्योंकि हर एक RRB की जो पोजीशंस आती हैं वो अलग अलग होती हैं। हो सकता है किसी के अंदर लेवल 2 की कोई पोजीशन ही ना निकली हुई हो और आपकी एलिजिबिलिटी लेवल 2 की हो, या फिर आपका जो भी एक्यूमेन है आप करना चाहते हैं वो लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4 का हो। तो ये ध्यान भी देना होगा आपको कि हर RRB की कौन सी पोजीशंस निकली हुई हैं उस एग्जाम, उस NTPC उस साल में। फिर कुछ और एक दो क्राइटेरिया मैंने यहाँ बनाए हुए हैं जो आपको एक बार ध्यान दे लेना चाहिए जब आप चूज करो, क्योंकि आप RRB चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी चीजें कि आपका एड्रेस चेंज हो गया या कुछ और, आप वापस एप्लीकेशन देकर देर आर वेज जिससे आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपका RRB नहीं बदलता है मोस्टली। जो चीज़ें आप ध्यान दे सकते हो अपना ये फॉर्म भरते समय वो ये है कि चलो मान लीजिए आपका प्रेफरेंस अगर एक है तो वो यूजुअली यही होता है कि इंसान अपने होम स्टेट में या घर के आसपास के ही किसी स्टेट में ले। सो उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट में उस टाइम पे वैकेंसी निकली हुई हो। तो अगर होम स्टेट में नहीं है तो आप आसपास के स्टेट में देख सकते हो। फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन योर एलिजिबिलिटी। तो आपके अगर मान लीजिए एलिजिबिलिटी लेवल 3 लेवल 4 तक की है, सो उस केस में हर एक RRB के, हर एक स्टेट के RRB के अंदर जरूरी नहीं है कि ज्यादा वैकेंसीज हो। कुछ में ऐसा होगा कि हो सकता है सिर्फ ग्रेड बी की ही वैकेंसी निकाली हो, ग्रेड ए की निकाली ही नहीं हो। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करो। अगर आपको एक पर्टिकुलर लेवल की वैकेंसी लग रही है कि दिस इज व्हाट आपको करना है, यहाँ पे आपका ज्यादा चांस है, यहाँ पे आपका सबसे अच्छा पेमेंट मिल सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ट्राई एंड सी कि वो इस स्टेट में सबसे ज्यादा है। सो ये एक अकेला क्राइटेरिया नहीं कि भाई हमारे घर के आसपास का स्टेट है, हमारा होम स्टेट है तो हम उसमें ले लेते हैं, वो वाली RRB में भर लेते हैं। ये अकेला क्राइटेरिया आप लोगे तो हो सकता है आपकी वैकेंसीज इतनी जरा सी हो और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ हो कि आपके चांस और कम हो जाते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है वो इंडिविजुअल RB के अकॉर्डिंग आता है, ओवरऑल एक ही रिजल्ट नहीं होता है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आता है। फिर आपने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में है
उसमें आप ध्यान दे सकते हो। सिर्फ एक एलिजिबिलिटी ही नहीं देखना है कि यहाँ एलिजिबिलिटी है और यहाँ पे वैकेंसीज हैं तो वहाँ पे हम उस स्टेट में कर लेते हैं। कम से कम 3 से 4 आपका जो भी एलिजिबिलिटी लेवल है उसके वैकेंसीज सारे के सारे देखिए कहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ आपके चांसेस ज़्यादा होने के होंगे। जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी के अंदर के आरआरबी में ज़्यादा निकले हुए हैं पोजीशंस आपके एलिजिबिलिटी और आपके प्रेफरेंस वाले, वहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा चांस बनता है आपका होने का। बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप उस स्टेट की तरफ जाना भी चाहते हो या आप उस शहर की तरफ जाना चाहते हो या नहीं। सो यहाँ पर हमारा ये वाला वीडियो विच इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए या बताने के लिए है एज अ गाइडिंग वीडियो कि आरआरबी क्या है, कैसा एग्ज़ाम है, उसमें क्या स्टेजेस होते हैं, क्या चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे विदा लेती हूँ और विद दैट आई वुड वांट कि अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।